हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हमारी परसेंटेज की 10वीं क्लास है और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की, जिसमें हम बात करेंगे आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसे कि ये कह सकते हैं आप। तो परसेंटेज में क्या आय व्यय से कौन कौन से सवाल, किस प्रकार के सवाल बनेंगे, इसको हम देखेंगे और प्रत्येक सवाल करेंगे। देखिए, हम कुछ पहले समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में 100 होगी, 100% होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती है। हो सकता है इसकी आय में कमी वृद्धि हो, लेकिन ये हमेशा 100 के सापेक्ष में होगी। ठीक है। अब 100 रुपये इसकी मान लीजिए कि आय है, 100% का मतलब वो क्या कर सकता है कि अलग अलग चीज़ों में 10, 20, 50 इस प्रकार से वो अलग अलग चीज़ों में यही 100% को खर्च करता है या बचत करता है, जो भी हो। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ऐसा 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब उसने 100 रुपये कमाया तो इसने कहा कि वो क्या करता है कि 50% क्या करता है, सेविंग कर लेता है। 50% सेविंग कर लिया, ठीक है। अगर इस प्रकार से खर्च करेगा तो 100 का एक हिस्सा होगा। अब ये कहेगा कि 50% इसने सेविंग कर लिया, उसके बाद वो अपने खर्चे शुरू करता है, तो भाई ये 100 का 50% 50 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो खर्चे हैं ये अपने आप में फिर से 100 हो जाएंगे, यानी कि वो फिर उसके बाद कहेगा ये 50% खर्चा कर दिया, 50% सेविंग करता है, उसके बाद 50% घर की सामग्री में, 20% रेंट में, 20% बच्चों की शिक्षा में और 10% किसी अन्य वर्ग में स्वास्थ्य पे खर्च करता है। ठीक है। तो ये फिर से 100% हो गया, यानी कि इस 50 में जो 50 बचेगा उसको फिर ये 100 के रूप में विभक्त करेगा, यानी कि फिर 50 का 50% यानी कि 25, 50 का 20% यानी कि 10 और ये क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से खर्चा करता है। तो प्रत्येक जो सवाल की प्रकृति होगी यही होगी, प्रत्येक सवाल में इसी प्रकार से खर्च किया जाएगा, या इसमें 2 हिस्सा उसने अपने खर्चा करता है, बाकी का हिस्सा इस प्रकार से खर्चा करता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आगे हम देखेंगे सवाल के थ्रू, प्रत्येक सवाल से हम देखेंगे और प्रत्येक सवाल अलग अलग तरीके के होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी, सुविधा होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। सवाल है पहला, रजिया जितनी आय प्राप्त करती है उसका घरेलू उपभोग की वस्तुओं पर 30% घरेलू उपभोग की वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, 100% से अधिक आय नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है। अब कह रहे हैं जितना भी 100% कुछ भी हो सकता है, 30% घरेलू उपभोग की वस्तुएं पे 100 का जो आपका एक्सपेंसेस हैं 30% जो है घरेलू। अब फिर क्या करें, 40% मकान का किस्त अदा करते हैं, 40% जो है मकान का किस्त। आगे सवाल क्या कह रहा है, यदि शेष राशि का 50% वह भविष्य निधि में जमा करती है तथा बाकी की धनराशि बच्चों की शिक्षा पे व्यय करती है, तो कुल वेतन का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करती है। यानी कि 70% इसने क्या किया कि डायरेक्टली क्या कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए। ठीक है। अभी ये 70% इसने डायरेक्टली क्या कर दिए, एक्सपेंसेस कर दिए अपने घरेलू तथा किस्त में। अब 100 का 70% माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 30%। ठीक है। अब इस 30% में ये यही तो कह रहा है कि शेष राशि का 50% भविष्य निधि पे जमा करती है, इसका 50%, यानी कि इसका 50% और इसका कितना प्रतिशत होगा, तो भैया 30% का अगर आप 50% निकालेंगे तो 15% जो है वो किस पे करती है, सेविंग्स करती है भविष्य निधि पे, और शेष क्या करती है, 15% बचा तो बच्चों की शिक्षा पे। तो आप देखेंगे कह रहा है कि वो बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च करती है, 15%। आप देखिए 17 था, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो सही आंसर क्या होगा आपका, 15% शिक्षा पे खर्चा करती है। इस प्रकार से सवाल करने हैं।
यदि आपने कि यहाँ पे आपने यदि दिमाग नहीं लगाया तो यहाँ पे आप फिर 70% ये हो गया, फिर आपने 50% ये कर दिया, क्या कर दिया 50% आपने कर दिया भविष्य निधि पे। अब आपका कितना हो गया 120% तो यही हो गया। अब आपके पास सवाल पे निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपका सवाल गलत हो चुका है। तो इस प्रकार से निकालना है, यानी कि जितना कहेगा उसके बाद शेष का जितना प्रतिशत, तो शेष 30% है। इस 30% का 50% हुआ भविष्य निधि पे और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। इस प्रकार से ये आपका सवाल होगा, यानी कि सही आंसर 15% होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए आप अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, उसको आप पढ़िए। देखिए हम वहाँ पे आपको हम कह रहे हैं, अगला सवाल है हमारा, कह रहा है मोहनलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पे। फिर हम 100% लिख लेते हैं बिना किसी झिझक के। इसमें 12% क्या कह रहे हैं, ये बच्चों की शिक्षा पे, ठीक है, हमने मान गया, इन्होंने कहा हमने मान गए। 18% कपड़ों पे, 18% क्लोथ्स पे। अब आगे कह रहा है 38% भोजन पे। अभी कोई यहाँ पे शेष का नहीं दिया है। 38% किस पे, फूड पे। शेष क्या है 17% इंटरटेनमेंट पे। 17% क्या करता है इसने, इंटरटेनमेंट पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि खर्च करने के बाद 1350 रुपये बैंक में जमा करता है, तो वो भोजन पर कपड़ा से कितना अधिक व्यय करते हैं। यानी कि इतना खर्चा करने के बाद इनके पास 1350 रुपये बचते हैं। इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 10 25 की 5 हाथ आए 2 3 3 6 2 8, यानी कि 85% ये खर्चा कर देते हैं। किसी की आज 100% होती है, 85% खर्चा कर दिया इसने, तो 15% बचा। 15% बराबर हो गया 1350। 1350 ये हो गया, तो 100% इनकी इनकम कितनी होगी, यानी कि 15% बराबर 1350 हो गया। तो 1% बराबर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 1% बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा, 15 9 135 90। 1% बराबर 90, तो 100% बराबर 9000। तो 9000 इनकी इनकम कितनी है, कुल 9000 है। अब सवाल जो आपसे पूछा है, तो भोजन पर मनोरंजन से कितना अधिक खर्चा करते हैं। इंटरटेनमेंट 17% है, फूड तो भोजन पर मनोरंजन से कितना रुपए अधिक खर्चा करते हैं, तो भोजन पर कपड़ा से कितना रुपए अधिक खर्च करते हैं। हम दूसरे सवाल पे गए, भोजन से कपड़ों पे क्या है, भोजन पर कपड़ा से कितने रुपए अधिक खर्चा करते हैं। तो दोनों का परसेंटेज 20 है, दोनों का परसेंटेज कितना है 20% है। अब 1% बराबर आपने अभी 90 निकाला था, तो 20% बराबर 1800 आएगा आपका सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, सही आपका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, समझ में आगे होगा उम्मीद है। इसमें शेष में किसी में नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि 100% का वो 12% शिक्षा पे, 18% क्लोथ पे, 38% फूड पे, 17% एंटरटेनमेंट पे खर्चा करते हैं। तो 100 का 85% 15% बचा। 15% बराबर ये 1350 रुपये बचाते हैं। 1% बराबर 90, 100% बराबर 9000। अब इसका 1/5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में पूछा, दोनों गैप आपका है, या 1 से 20 में आप गुणा कर दीजिए 90 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से आपका आंसर आ सकता है, आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा दशरथ ने ऐन वक्त पर अपनी तीनों रानियों को बुलाया और अपना सोना निम्न प्रकार से बांटा। उन्होंने तो अपना सोना बांटा, यानी कि टोटल इनके पास 100% सोना हो। अब ये कह रहा कि अपनी संपत्ति का 50% पहली पत्नी को,
इसका 50% यानी कि 50% पहली पत्नी को। अब इनके पास 100 में से 50 चला गया, ठीक है, यानी कि उन्होंने शेष का 50% दूसरी पत्नी को, अब शेष का पूछ रहा है तो 100 में से 50 गया, 100 में से 50 गया यानी कि 50% बचा। अब 50% का ये कह रहे हैं कि 50% का 50% दूसरी पत्नी को दिया, यही तो कह रहा है सवाल। तो 50% का यानी कि 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 सेकेंड वाइफ को। फिर ये कह रहे हैं कि क्या हुआ कि पुनः शेष का जो है तीसरी पत्नी को दिया, शेष का 25%, यानी कि 100 का 50% इनको दे दिया, 25% इनको दे दिया, तो 100 का अब कितना हो जाएगा, 75% इन्होंने खर्च कर चुके हैं, बच रहा है इनके पास 25%। 25% का इन्होंने टोटल इनको देगा तो इनको 50% दे देंगे, तो इनको कितना होगा, 12.5 जाएगा थर्ड वाइफ को। तो इन्होंने कितना किया, 50, 20, 70, 5, 75, 10, 85, यानी कि टोटल 100 का 87.5% इन्होंने तीनों पत्नियों में बांट दिया। अब इनके पास बचा 12.5%। अब ये क्या कर रहे हैं, यदि उन तीनों का संयुक्त अंश जो है 1,30,900 किलोग्राम सोना है तो राजा दशरथ के पास, अब ये कह रहा है कि ये इसका नहीं कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये जो 87.5% है वो कितना है, 1,30,900, ये कितना है, 87.5% है। तो 100% ज्ञात कीजिए राजा के पास कितना सोना था टोटल। अब इसको आप ज्ञात करेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा, 12×7=84, 12×8=96, तो ये आपका कितना जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे या भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 12, अगर इसको आप 7 से काटेंगे तो 12×7=84 और 5×7=35, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 बार जाएगा, और इसको आप करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12×8=96 जाएगा और 5×8=40, यानी कि 7/8, यही तो होगा। यदि आप 12.5 से इसमें भाग देंगे तो 12×7=84 और 7×5=35 और 12×8=96, 400, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 7 का 7, यहाँ पे बचा 6, 7×8=56, बचा 4, 49, 7×7=49, 18,700 × 800। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, किसका, 18,700 का 8 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि राजा जी के पास कितना सोना था, 0, 0, 8×7=56, 8×8=64, 64×5=69 और 8×1=8=6=14। तो राजा के पास 1,49,600 किलो सोना था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर है अब वो गलत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ गए हैं। सवाल की आपने नस पकड़ना शुरू कर दी है। जब आप नस पकड़ लिए हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए, मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च में करते हैं। तो मिस्टर एक्स हैं, इनकी जो आयु इनकम होगी वो 100% होगी। इसका 20% ये क्या करते हैं, घरेलू खर्च में व्यय करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है आगे क्या है कि शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पे, इसका शेष यानी कि 20% घटाने के बाद जो शेष आएगा उसका जो है बच्चों की शिक्षा पे, तो इसका जो शेष होगा वो कितना होगा, यानी कि 100 में से आप 20 घटा देंगे तो 80 आएगा। अब 80% का कह रहे हैं कि ये बच्चों की शिक्षा पे 1/4 यानी कि 25% खर्चा करते हैं, तो 80 का 1/4 20 हो जाएगा।
20 शिक्षा पे। अब इन्होंने फिर से कहा है कि 15% परिवहन पे, अब शेष इन्होंने नहीं लिखा, यानी कि जब आप जो आगे खर्चा करेंगे ये इसी पे खर्चा करेंगे। तो 15% परिवहन पे, तो इसी 80 का जो 15% होगा वो कितना होगा, 120 यानी कि 12 होगा। 12% जो इन्होंने परिवहन पे खर्चा किया। और फिर आगे कह रहे हैं कि 15% ही दवाइयों पे, यानी कि फिर 12% जो है मेडिसिन पे। फिर आगे कह रहा है कि 10% मनोरंजन पे, यानी कि 8 इंटरटेनमेंट पे। ठीक है, अब ये टोटल अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 8 4 12 यानी कि 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 72% जो है इनका टोटल एक्सपेंसेस होता है। 100 में से आप 72 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 28%। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, उनके पास जो है सभी खर्चों के बाद उनके पास 9800 बचे हैं, यानी कि 9800 जो 28% ये बचा है यही तो 98% होगा। तो अभी देखिए इसको काटिएगा तो ये जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 बार काटिएगा तो ये 84 बार जाएगा। 28 तो यहीं कितना होगा, 84 होगा। अब 14 बचेगा तो ये आधा बार जाएगा, यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 14 है तो 140 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा। फिर ये हो जाएगा 0, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 350। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 35,000। तो इनकी मंथली इनकम कितनी है, 35,000। आपका सही ये हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको निकालना, सवाल को आपको बेसिक यहाँ पे समझना है। यदि इसको आप समझ गए तो आपका आंसर। कहा कि अपनी आय का 20% घरेलू पे, शेष का 20% शिक्षा पे, 15%। इन्होंने शेष का आगे दोबारा शेष नहीं लगा, यदि इसके बाद फिर शेष लगाते तो यहाँ पे कितना बचता, 60% बचता। 60 का हम 15% निकालते। इस प्रकार से आपको सवाल को करना है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो अगले सवाल में हम पढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा, श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% अर्थात 2170 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं। सुजाता की इनकम होगी 100%, इसका 7% बराबर 2170 म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं। आप जो है 100% आप आंख मूंद के निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी हम आगे सवाल को देखिए, किस प्रकार से सवाल को हम आसान करते हैं ये देखिए। अभी हम आगे सवाल नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप इसका 100% अगर आप निकालेंगे तो 2170 रुपये यदि 7% है तो 100% कितना होगा, या इसका आप 1% निकाल लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसका 1% आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 त्रिका 21। ठीक है, अब ये होगा 7 1 7 0, 310 रुपये, यानी कि 1% बराबर 310 और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 00 बढ़ा दीजिए आपका आंसर 310 00, यानी कि 31,000। ठीक है, अब इनकी मासिक आय हमने निकाल ली, बिना पूछे, सवाल ने नहीं कहा फिर भी हमने निकाल ली। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, अपनी आमदनी का 18% आवर्ती जमा करती हैं। 18% जो है क्या करती हैं, आवर्ती जमा करती हैं। ठीक है, 6% जो है एनएससी में निवेश करती हैं। हाँ, 6% एनएससी में निवेश करती हैं। श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश 18% ये किस पे करती हैं, आवर्ती पे करती हैं। 7% ये 6% एनएससी में, और 7% किस पे, म्यूचुअल फंड में। अगर टोटल आप इसको जोड़ लेंगे इनके सुजाता जी का, तो प्रति महीना जो इनका निवेश होगा वो कितना होगा, 7 6 13 13 8 21 21 31% जो है
31% जो है ये क्या करती हैं, ईयरली मंथली निवेश करती हैं। अब 3100 का 31% आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 31 का 0 हो जाएगा, 31 एक कम आपका 1 हो जाएगा, 31 त्याई क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93 3 96, 9,610 रुपये इनका क्या होगा प्रति मंथ, जो पर मंथ क्या होगा, निवेश होगा। अब इसमें 12 से आप गुणा कर देंगे तो आपका ईयरली इनका निवेश आ जाएगा। तो 12 शून्य शून्य, 12 एक कम 12 की 2, यहाँ पे 12 छंग 72, 1 73 और 12 नवैया 108, 108 7 15, ₹1,15,320 जो है इनका ईयरली निवेश होगा। 1,15,320। यदि आपको ना दिख रहा हो तो इसको हम सामने लिख देते हैं। 9,610 रुपये इनका पर मंथ का निवेश है और ये कह रहा है कि ईयरली पूछा है तो 1200 गुणे कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,15,320 इनका ईयरली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। देखिए इसी तरह के सवाल आप करिए, आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम प्रैक्टिस सेट अलग से करवाएंगे, ये सारे सवाल जो कठिन कठिन सवाल होंगे उसका प्रैक्टिस हम बाद में करवाएंगे। अभी यहाँ पे हम आपको बेसिक कुछ कर रहे हैं, बेसिक क्या हर तरह के सवाल करा रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस आपको बाद में करा देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हम बात करें प्रश्न नंबर, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 300 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 40% मकान की किस्त पे, कुल आय का 100% का 40% मकान की किस्त पे, 10% भोजन पे, 20% शिक्षा पे। अब हम तेजी सवाल करेंगे। शेष का 20% कपड़ों पे खर्च करता है। 40, 20, 60, 10, 70% ये खर्च कर चुका है। अब इनके पास बचा है 30%। 30% में कह रहा है कि 20% कपड़ों पे है, यानी कि प्लस 6% और इन्होंने कपड़ों पे खर्च कर दिया। यदि भोजन पे 600 खर्च करता है, यदि भोजन पे 600 खर्च करता है, भोजन पे कितना है इनका, 10% भोजन पे है। ये है इनका क्या है, भोजन है। भोजन पे 600 खर्च करता है तो वह शिक्षा पर कपड़े से कितना अधिक खर्च करता है, यानी कि ये 600 है, यानी कि 10% बराबर 600, तो 100% बराबर इनकी जो इनकम होगी वो 6000 होगी। तो सवाल कह रहा है कि भोजन पे 600 खर्च करता है तो शिक्षा पर कपड़े से कितना अधिक खर्च करता है। तो शिक्षा आपकी कितने प्रतिशत है, कपड़ा आपका ये हो जाएगा, ये कपड़ा हो जाएगा, और इनकी शिक्षा जो हो जाएगी ये हो जाएगी 610%, तो 1% बराबर 60, और दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 14 है, 14 84, यानी कि 840 ए आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सटीक करना है। आपको समझ में नहीं आया होगा, हमने थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश इसको की जिससे कि आप भी स्पीड पकड़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% इनकी इनकम है, 40% खर्च किया इन्होंने, फिर 10% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, और शेष का इन्होंने 20% जो है कपड़ा पे खर्च किया। अब ये पूछ रहे हैं कि भोजन पे यदि 600, 10% 600 है तो 1% बराबर आपका ये 60 हो जाएगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा और कपड़े के जो गैप है, यानी कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों पे कितने का गैप का अंतर खर्च करते हैं, तो इस पे कितना करते हैं 1200 और इस पे करते हैं 360, दोनों का गैप 840 होगा, आपका सही आंसर। आगे हम बढ़ते हैं आपकी अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे 40% जो है फूड पे, यही कह रहा है ना, तथा शेष वेतन का 1/3 इनके पास 60% बचा है, जिसका 1/3 कितना होगा, 20% होगा। भैया 100 में यदि आप 40 घटा देंगे तो 60 बचेगा। इसका 1/3 यानी कि 20% जो है ये किस काम के लिए लाते हैं, 20% जो है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्यय करता है यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। इसके बाद कह रहा है कि ये अब आपका 40 20 60%, इनके पास 40% बचा है। ये कह रहा है कि ये 40% जो है, ये 4500 जो है इसका आधा है। तो या तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, या तो इसको आप 20 कर लीजिए, या तो 45 को आप 90 कर लीजिए। तो हम सिंपल से इसको क्या कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। 4500 इसका आधा है भाई, तो आधा का मतलब कितना, 1/2। तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। अब 20 दूनी 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, फिर 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 225 रुपये 1% होगा। 225 रुपये 100% बराबर इनका हो जाएगा 22,500। इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। यदि कह रहा है इसको आधा, इसका आधा जो है 4500 है, तो इसको एक काम करिए, इसको उतना ही रख दीजिए, इसको दुगना कर दीजिए, तो इसको आधा करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये 9000 ये 40%, तो ये एक 0 काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 225, 1% बराबर 225। तो 100% इनका कितना हो जाएगा, 22,500 आपका आंसर। दोनों तरीके से हम इसलिए करा दिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यदि आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। एक सवाल हम अंतिम सवाल करते हैं। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। सवाल कह रहा है कि, सवाल आपके सामने है। सवाल ये कह रहा है कि मैक्सिको की जनसंख्या, मैक्सिको की जनसंख्या 10% दक्षिण एशिया में क्या होता है, प्रवासित हो जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या अपने आप में 100% होगी, मैक्सिको है। ये कह रहे हैं कि 10% जो है एशिया की तरफ क्या होता है, प्रवाहित कर जाता है, यानी कि चला जाता है। शेष का 10% अमेरिका का, यानी कि अब इसका जो 10%, यानी कि 100 का 10% वहाँ हो चुका है, यानी कि 90 का 10%, यानी कि 9% जो है अमेरिका की ओर प्रवाहित हो गया, यानी कि चला गया, नदी नहीं है, यह प्रवास कर गए। ठीक है, शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया। अब फिर से यहाँ पे देखिए,